हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में कर रही हूँ आपके साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। शुरुआत करते हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ट्रांसपोर्ट इज नीडेड टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस। जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं वहाँ से ले जाकर उनको उस जगह तक पहुँचाना जहाँ पर उनकी मांग है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बेहद ज़रूरी है। ये इट कन्वर्ट्स द वर्ल्ड इनटू अ लार्ज विलेज। मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स, इस जो सामान का निर्माण होता है, इन गुड्स का और सर्विसेज का, इट कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर। ट्रांसपोर्ट जो है वो लैंड के माध्यम से हो सकता है, वाटर के माध्यम से हो सकता है और एयर के माध्यम से हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट हैज एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटैंशियली टू ग्रोइंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। ट्रांसपोर्ट जो है उसने हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाई है और लाइफ में जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज हैं उनको अच्छा किया है। आगे देखते हैं। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर सी बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा और फैक्ट्री सेटअप होंगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी। और केवल इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं होनी होती है, वो जो गुड प्रोड्यूस कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटाज है आपका जमशेदपुर में, टाटा आयरन एंड स्टील है, वहां से स्टील को बाकी उन हिस्सों में पहुंचना भी तो है भारत के जहां पर उनकी आवश्यकता है। तो वहां पर पहुंचाने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। ये देखो, पुराने जमाने में भी ट्रांसपोर्ट रहा और व्हील जो है उसने किस तरह से पूरे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनराइज किया, ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, व्हील जो है उसके आने के बाद हमारे व्हीकल्स इस्तेमाल में आने लगे और ये है हमारा मॉडर्न डे लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, पुराने समय में एंशिएंट टाइम्स द पाथवेज एंड अनमेटल्ड रोड्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पुराने जमाने में जो हमारे पाथवेज और अनमेटल्ड रोड्स थे उनको हमने यूज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मॉडर्न टाइम्स में अनमेटल्ड होती हैं हमारी कच्ची सड़कें, ठीक है, कच्ची सड़कें। मॉडर्न टाइम्स में आज के जमाने में मेटल्ड रोड्स हैं, पक्की सड़कें हैं और ये जो पक्की सड़कें हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रांसफर एंड मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड पीपल, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसके अलावा आज के जमाने में रोपवेज, रज्जू मार्ग, केबल मार्ग और पाइपलाइन भी हैं। रज्जू मार्ग, केबल मार्ग, पाइपलाइन जैसे साधनों का विकास वशिष्ठ सामग्रियों को वशिष्ठ परिस्थितियों में परिवहन की मांगों को पूरा किया गया है। अब ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है इसको हमने लैंड, वाटर और एयर में डिवाइड कर रखा है। हम सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, स्थल परिवहन की। इंडिया जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट जो है वर्ल्ड में वो यूएसए का है। यूएसए में कहते हैं कि रोड्स इतनी अच्छी कंडीशन में है और इतनी बढ़िया और जबरदस्त उनकी डेंसिटी है कि अगर आप मान लीजिए यूएसए में कहीं भी हैं, आप किसी नेशनल हाईवे से 20 किलोमीटर ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो आप उसी से सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रांग उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। हम सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है, क्योंकि आप हमारी पॉपुलेशन भी तो देखो कितनी जबरदस्त है। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से क्या हमारे यहाँ जो सड़कें हैं वो पर्याप्त हैं? हमारा जो 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक जो है इट इज कैरीड बाय रोड्स एवरीवेयर। 85%, 85% जो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक है हमारे यहाँ देखो, अधिकतर लोग जो हैं वो आपका रोड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और जो फ्रेट ट्रैफिक भी है 70% वो ऑन द रोड्स है। रोड ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन 1943 में रोड ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था नागपुर प्लान से। परंतु जो नागपुर प्लान था हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि नागपुर प्लान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए उस जमाने में जो प्रिंसली स्टेट्स थे और जो ब्रिटिश इंडिया थी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता थी, जो नहीं हुआ था। इस वजह से नागपुर प्लान जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। उसके बाद हम आजाद हुए और आजाद होने के बाद एक 20 ईयर का रोड प्लान बना जिसको हमने 1961 में इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या कारण है जिस वजह से रीजंस फॉर रोड ट्रांसपोर्ट बीइंग कंसिडर्ड एज द मोस्ट सूटेबल? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा 85% ऑफ पीपल, देखो पीछे हमने एक लाइन पढ़ी है ना कि 85% जो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक है और 70% जो रोड ट्रैफिक है वो 70% जो फ्रेट ट्रैफिक है वो रोड्स पर ही है। क्या कारण है कि हमारी रोड्स पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है या क्यों हम इतना ज्यादा रोड्स को ही प्रेफर कर रहे हैं? सबसे पहले तो इनको कंस्ट्रक्शन में इनका जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो रेलवेज वगैरह की
कंपैरिजन में कम है, अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा कम निर्माण लागत लगती है। दूसरा हमारा ये है कि इट कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। सड़कें पहाड़ों में, नदियों के किनारे, आपके उबड़ खाबड़ जंगलों में, सब जगह ही सड़कें बनाई जा सकती हैं। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि कच्ची सड़क बन रही है, पक्की सड़क बन रही है, बहुत चौड़ी नहीं बना पा रहे हैं, वो सब चीजें डेफिनेटली हैं, लेकिन सड़कें जो हैं ये आप इनको कंपैरेटिवली डाइसेक्टेड और अंडुलेटिंग टोपोग्राफी में बना सकते हैं। कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि हिमालय वगैरह हैं, वहां पर भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। कैन ट्रावर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी तथा कम वस्तुओं के परिवहन में मित व्ययी है। उसके बाद है इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स, अब जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है वो सस्ता भी तो है। अब साइकिल चलाना भी तो रोड ट्रांसपोर्ट में ही आता है। मतलब देखो यहाँ पर इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स, अगर केवल कुछ ही लोगों को कहीं जाना हो या जो सामान है वो आपको ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस भेजना हो, तो रोड ट्रांसपोर्ट सारी चीजों को देखकर कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, उन सबको देखकर इकोनॉमिकल है। कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। For the purpose of construction and maintenance, roads are classified as, निर्माण के लिए, ठीक है, रोड्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है हमारे यहाँ। एक है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ओके, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट करवाया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। उसके बाद हमारे नंबर 2 पोजीशन पे नेशनल हाईवेज, जिनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। फिर है हमारे स्टेट हाईवेज, राज्य राजमार्ग, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, प्रमुख जिला सड़कें, रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कें, और बॉर्डर रोड्स, सीमांत सड़कें। तो ये डिफरेंट रोड्स हैं हमारी कंट्री की। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और बॉर्डर रोड्स। ओके, हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करती हूँ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे के बारे में। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे है, ओके, ये स्टार्ट किया गया था, जैसे कि मैंने बताया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, वो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। ये लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड 5th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसको हम क्वाड्रिलैटरल क्यों कह रहे हैं, इसको हम चतुर्भुज क्यों कह रहे हैं? इसलिए चतुर्भुज कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो 4 मेजर मेट्रोज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, ये उनको कनेक्ट करता है, उनको ये जोड़ता है आपस में, ठीक है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को ये 6 सुपर लेन हाईवे से जोड़ता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के बनने से बहुत ही फर्क पड़ा है इंडिया पर। इसने हमारे सभी मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और कल्चरल सिटीज को कनेक्ट कर दिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हमारे पड़ते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पर। इन 4 मेन सिटीज के अलावा हमारा अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, नेल्लौर, विजयवाड़ा, भिलवाड़ा, अजमेर, विशाखापट्टनम, आपको बहुत अच्छे से पता है विशाखापट्टनम जो है वहां पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज पड़ते हैं इस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पर। इसके अलावा नॉर्थ को साउथ से जोड़ने वाली एक सड़क बनी है जिसका नाम है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि आपकी 4076 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और ये किन 2 जगहों को जोड़ती है? ये जोड़ती है आपके श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इसके अलावा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जोड़ रहा है। तो ये सिलचर इन असम को जोड़ रहा है पोरबंदर इन गुजरात से, और इसकी जो लंबाई है वो है 3640 किलोमीटर। अब ऑब्जेक्टिव क्या था ये सारा बनाने का, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे बनाने का? ये था कि लोगों का जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, उस डिस्टेंस को हम कम से कम कर सकें। भारत के महानगरों के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। ये देखिए, मैं आपको इस पिक्चर में दिखाती हूँ, मैप में दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले चलो हम रेड वाले से स्टार्ट करते हैं। रेड वाला हमारा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, ओके। रेड वाला गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के बाद यहाँ गुड़गांव आ गया, जयपुर आ गया। आप जरा इसको
देखिए, फिर आप नीचे जाते जाएंगे, आपको यहाँ उदयपुर मिला, अहमदाबाद मिला, वडोदरा मिला, सूरत मिला, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जो है इस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के ऊपर है। फिर आप अगर ये वाला देखिए ब्लू कलर वाला, तो ब्लू वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो यहाँ पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। यस, यहाँ से स्टार्ट होकर सिलचर इन असम तक पहुंचेगा। और अगर हम ये वाला देखें नॉर्थ को साउथ से जोड़ने वाला, तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये है। ओके, और इस पर बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज पड़ती हैं। नेशनल हाईवेज हम किसे कहते हैं? नेशनल हाईवेज। पुराने टाइम में ऐसा लगता था कि जो नेशनल हाईवेज हैं वो डेफिनेटली दो राज्यों के बीच तो होंगे ही, एक राज्य की प्रमुख शहरों को दूसरे राज्य के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा तो उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे। पर आज के टाइम में देखो, ये जो परिभाषा है ये बदल गई है। ऐसा नहीं है कि दो राज्यों के बीच ही हो, एक ही राज्य के अंदर भी अगर लगता है कि कोई ऐसी सड़क है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है तो उसको हम नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नेशनल हाईवे क्या है? ये वे प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है और केंद्र सरकार ही इनको मेंटेन करती है, इनका रखरखाव करती है। इनको हम कहते हैं नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय महामार्ग। ये देश के दूरस्थ भाग को जोड़ते हैं, ये देश के जो एक्सट्रीम पार्ट्स में हमारी जगह है उनको जोड़ेंगे। और ये इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट कैपिटल्स को मेजर सिटीज से, इंपॉर्टेंट पोर्ट से, रेलवे जंक्शंस वगैरह से जोड़ते हैं। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। रोड ट्रांसपोर्ट आगे देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लेड डाउन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अभी हम नेशनल हाईवेज की ही बात कर रहे हैं। ये प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं, इनको ले डाउन करता है आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज 27% इज सिंगल लेन्ड। देखो, नेशनल हाईवेज जो है अप्रोक्सीमेटली जितना भारत में टोटल रोड लेंथ है ना, उसका 2% ही केवल नेशनल हाईवेज का है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन 40% ऑफ द ट्रैफिक जो है वो नेशनल हाईवेज के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें जबरदस्त एक्सपेंशन की आवश्यकता है। ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज अबाउट 27% इज सिंगल लेन। सिंगल लेन का मतलब है कि एक ही सड़क है। डबल लेन होती है जिसमें दो होते हैं कि एक तरफ से आप जा सकते हैं, दूसरी तरफ से आप आ सकते हैं। ओके, 27% सिंगल लेन्ड है, इंटरमीडिएट लेन्ड है और 54% टू लेन्ड है और 19% जो है आपकी फोर लेन्ड है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का लगभग 27% एकल लेन, 54% दो लेन और 19% चार लेन है। इसमें आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड आती है हमारी शेरशाह सूरी मार्ग। जो शेरशाह सूरी मार्ग है, एक पुराने जमाने में मुगल काल के दौरान बीच में एक इंटरवीनिंग पीरियड आया था जिसमें कि सूरी वंश ने शासन किया था और उसके बहुत ही फेमस शासक थे शेरशाह सूरी। उन्होंने ये सड़क बनवाई थी। इन्होंने बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए रूल किया था पर काम बड़ा जबरदस्त किया था। तो और इनके नाम पर ये मार्ग है, शेरशाह सूरी मार्ग। ये आज के जमाने में नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो दिल्ली और अमृतसर के बीच है। ये देखो, सिंगल लेन और इंटरमीडिएट लेन 26%, डबल लेन 51%, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन ये 23% है। टोटल लेंथ कितना है हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज का? यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया हुआ है। आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे 44, जो नेशनल हाईवे 44 है, पहले हम इसको नेशनल हाईवे 7 भी कहते थे। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया है। ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। ओके, नेशनल हाईवे 7। और ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। ओके, आगे देखते हैं। नेशनल हाईवे 47A, ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है और ये इतना शॉर्ट है, ये मुश्किल से 6-7 किलोमीटर ही है। लेकिन इसको हम क्यों नेशनल हाईवे का दर्जा दे रहे हैं अगर ये इतना ही छोटा है तो? बिकॉज ये कनेक्ट करता है कुंडुनूर को वेलिंगडन आइलैंड से और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी है। तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे 47A। ये देखो, यहाँ पर आपको एक नेशनल हाईवेज की पिक्चर दिखाई गई है। आगे चलो। नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1.67% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2% से भी कम है, मैं रफली बता रही थी। तो टोटल हमारा जो 1.67% है केवल नेशनल हाईवेज के पास। लेकिन अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक जो है वो नेशनल हाईवेज पर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज किसके पास है? ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सब कुछ यही करते हैं आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये करीबन आपके 1986 के आसपास बनी थी। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम आजाद हुए 1947 में, 1986 के आसपास आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी, तो मतलब सड़कों का विकास जो है बहुत ही धीमी गति से और काफी बाद में स्टार्ट हुआ। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे हम आ जाते हैं स्टेट हाईवेज पे। स्टेट हाईवेज जो है उनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती हैं राज्य सरकारें, और ये स्टेट कैपिटल को जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनके साथ कनेक्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ को कनेक्ट करने के लिए चंडीगढ़ को कनेक्ट किया जाएगा हिसार से, सिरसा से, रोहतक से, ओके, जींद से, इस तरह की काफी सारी जगहों से। दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज। और फिर ये जो स्टेट हाईवेज हैं इनको कनेक्ट करते हैं हम नेशनल हाईवेज से। और जो स्टेट हाईवेज हैं दे आर about 4% of the total road length in the country। ये हमारे देश के केवल 4%, जैसे हमने देखा नेशनल हाईवेज कितने थे, वो थे 1.67% of the total length, और ये वाले हैं 4% of the total road length in the country। ये देखो, ये है आपके स्टेट हाईवेज की एक पिक्चर। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स या रूरल रोड्स पर, जिला या ग्रामीण सड़कें। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन सी हैं? दीज रोड्स आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। रूरल रोड्स जो हैं दे लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, ये शहरों को जोड़ेंगी। दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। हमने देखा नेशनल हाईवेज की भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर टोटल रोड लेंथ देखें स्टेट की भी नहीं है, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसकी? ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी रूरल रोड्स की। रूरल रोड्स काफी ज्यादा है, लेकिन रूरल रोड्स आधी तो हमारी कच्ची सड़कें हैं, सभी मौसम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इनके साथ दिक्कतें भी बहुत है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ टेरेन, रीजनल वेरिएशंस इन डेंसिटी ऑफ रूरल रोड्स कैन बी सीन। अब ये जो गांव की सड़कें हैं, गांव देहात की सड़कें हैं, इनको जबरदस्त प्रोत्साहन मिला कब? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दौरान। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है, हम ये भी देखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। ये देखो, ये ऐसी होती है गांव की सड़कें भी। दोनों तरफ आपको बहुत बार खेत नजर आएंगे और बीच में से कोई बैलगाड़ी को लेकर जा रहा है। कोई बस स्टॉप नजर नहीं आएगा। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, अगर थोड़ा सा मॉडर्न गांव है तो इस तरह का खंबा सा लगा होगा ये, और यहाँ पर आप खड़े होंगे, बस आएगी, हाथ दिखाइए, बस रुक जाएगी, चलते बनिए। तो इस तरह की हमारे गाँव की सड़कें होती हैं। अब मैं बताती हूँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PMGSY। ये नेशन वाइड प्लान था भारत में, और इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी हमारे अनकनेक्टेड विलेजेस हैं उनको ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दौरान भारत के एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसमें गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जा सके। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको सन 2000 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि टू प्रोवाइड रोड टू ऑल विलेजेस, जितने भी गांव हैं उनको सड़कों के माध्यम से आसपास का जो भी महत्वपूर्ण छोटा शहर है, कस्बा है, वहां से जोड़ा जाए। टू प्रोवाइड रोड टू ऑल विलेजेस, उन गांवों में जहां पर जनसंख्या जो है 1000 लोगों की है, उनको 2003 तक सड़कें दे दी जाए, वहां पर सड़कों का निर्माण हो जाए। जहां पर पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो 500 व्यक्तियों की है या उससे ज्यादा, देखो 500 से ज्यादा, विद 500 लोगों से ज्यादा लेकिन 1000 से कम, वहां पर उनको 2007 तक सड़कों से जोड़ा जाए। और जो हमारे पहाड़ी राज्यों में आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों में 500 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उनको भी 2003 तक सड़कों से जोड़ दिया जाए। पहाड़ी राज्यों में आदिवासी और रेगिस्तानी गांवों में जिनकी आबादी 250 है और 2007 तक हम उनको सड़कों से जोड़ दें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड अ सिस्टर प्रोग्राम नेम्ड भारत निर्माण और बिल्ड इंडिया हैव प्राइवेटाइज्ड द रूरल रोड। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, एक और ऐसा ही प्रोग्राम है हमारा भारत निर्माण या बिल्ड इंडिया। ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा,
इनमें काफी सारे क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम जो है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स वगैरह को दे दिया गया है, जो हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सॉरी, उनको दे दिया गया है और वो वहां पर काम करेंगे। और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसी सड़कें बने जो हर मौसम में काम करें। देखो बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं बारिश के मौसम में काम ही नहीं करती है, कच्ची सड़कें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ऑल सीजन रोड बनाए, सिंगल लेन बनाए, पक्की सड़क बनाए जो कनेक्ट करे रूरल को रिमोट, और हम करेक्ट करें जो रूरल और रिमोट एरियाज हैं उनको मेजर एरिया से। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्लासिफाई कर दिया हर गांव को कि पॉपुलेशन अगर 1000 से ऊपर है, पॉपुलेशन अगर 500 से 1000 के बीच में है, पॉपुलेशन उससे कम है, ट्राइबल एरिया है, डेजर्ट एरिया, वो सब कुछ इन्होंने क्लासिफाई करके कब तक हो जाएगा वो सब कुछ इन्होंने क्लासिफाई किया। अब हम बात करते हैं सीमांत सड़कों के बारे में। ओके, जो बॉर्डर पर हमारी सड़कें बनती हैं वो कौन बनाता है? जो बॉर्डर पर हमारी सड़कें बनती हैं उनको बनाता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। बीआरओ का निर्माण कब हुआ, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया? 1960 में। 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। और क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज। इसका कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था और improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas। ये देखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वो ऐसे इलाकों में जहां पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं वहां पर सड़कें निर्माण करने का काम करती है। बॉर्डर रोड्स सीमांत सड़कें, कंस्ट्रक्टेड रोड्स इन हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स जैसे कि चंडीगढ़ विद मनाली एंड ले। ये बर्फ हटाने का काम भी करती है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। काफी बार आप इस तरह की खबरें सुनेंगे अखबार में कि बर्फ पड़ने के कारण फलाना सड़क जो है वो बंद हो गई, तो बर्फ हटाने का काम करती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिनके भारत के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है उन देशों में भी आपका बीआरओ अंडरटेक्स प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड फ्रेंडली कंट्रीज। प्रोजेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इनके? परियोजनाओं में सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों का विकास शामिल है जो सुरक्षा से संबंधित यह पर्यावरण की चुनौतियों के कारण निजी उद्यमों से वंचित रहते हैं। प्रोजेक्ट्स इंक्लूड डेवलपिंग रोड, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स डेवलप करना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, शंड बाय प्राइवेट एंटरप्राइज, जहां पर की कोई प्राइवेट सेक्टर का जाकर नहीं करना चाहेगा वहां पर ये लोग करते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स जहां पर होते हैं वहां पर जाकर ये सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, एयरफील्ड्स वगैरह बनाना, ये सभी काम करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, सड़कों का क्लासिफिकेशन। रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। सड़कों को हम कच्ची सड़कें और पक्की सड़कों में दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पक्की सड़कें कौन सी होती हैं? पक्की सड़कें सीमेंट की बनी होंगी, कंक्रीट की बनी होंगी, बिट्यूमेन की बनी होंगी और ये हर मौसम में आपकी काम करेंगी। और जो अनमेटल्ड सड़कें होती है, कच्ची सड़कें होती हैं, ये बरसात के मौसम में इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाती हैं। They are made in the absence of cement and concrete, sometimes made even of sand and laid as extended roads since limits its usage in rainy season। आप इनको बरसात के मौसम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या करने की सोच रहे थे? हम ये तो करने की सोच रहे थे कि सभी गांवों को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाए। रोड डेंसिटी, सड़क घनत्व के बारे में अब हम बात करते हैं। लेंथ ऑफ, अब एग्जैक्टली रोड डेंसिटी है क्या? रोड डेंसिटी है क्या? मान लीजिए कोई राज्य है उसमें सड़कें तो बहुत अच्छी हैं परंतु सड़कें हैं बहुत कम, ठीक है। रोड डेंसिटी वो अब डिफाइन करेगी कि क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो, लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो उसमें लेंथ ऑफ रोड्स कितनी है, उसमें सड़कें कितनी हैं, उसको हम कहते हैं रोड डेंसिटी। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को हम सड़क घनत्व कहते हैं। आपसे पूछूं कि क्या पंजाब में और अरुणाचल प्रदेश में रोड डेंसिटी सेम होगी? आप कहोगे बिल्कुल नहीं मैम, पंजाब में तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज है, जलंधर है, लुधियाना है, अमृतसर है, ओके, छोटे छोटे बहुत सारे शहर हैं और सारे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, वहां पर कुछ ना कुछ बनाया जाता है, प्रॉस्पेरस स्टेट है तो वहां पर सड़कों का निर्माण आपको ज्यादा मिलेगा, हरियाणा में ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं, मिजोरम चले जाते हैं, वहां पर नहीं है।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है. इट इज हाई इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड मेजर सदर्न स्टेट्स एंड लो इन द हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड राजस्थान. वहां पर सड़क घनत्व ज्यादा नहीं है. अधिकतर उत्तरी राज्यों और प्रमुख दक्षिणी राज्यों में सड़कों का घनत्व ऊंचा है तथा हिमालयी पर्वत क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और राजस्थान में ये निम्न है. नेचर ऑफ टेरेन एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेंसिटी ऑफ रोड्स. अब सड़क घनत्व क्या डिटरमिन करेगा? रोड डेंसिटी. वहां पर कैसा, अगर मान लीजिए बहुत हिली रीजन है तो सड़कें आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी, जंगल वाला रीजन है सड़कें ज्यादा नहीं मिलेंगी, पर अगर प्लेन्स है तो सड़कें ज्यादा मिलेंगी. तो वहां पर एग्जैक्टली भूभाग की प्रकृति क्या है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, ये डिटरमिन करेगा. साथ ही यस, सरकार कितना पैसा लगा सकती है उन सड़कों को बनवाने में, ठीक है. अगर पैसा ही नहीं है, बहुत गरीब है, तो फिर सड़कें कैसे हो सकती हैं अगर आपका प्लेन एरिया भी है तो. 1951 में देखो, 1951 में जो रोड डेंसिटी थी हमारी केवल 12 थी. तो 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में आपको केवल 12 किलोमीटर ही सड़क मिलेगी, which had shot up by 63 in 1997-98. 1951 में सड़क घनत्व केवल 12 था, जो कि 1997-98 में बढ़कर 63 हो गया. अगर हम डेंसिटी ऑफ रोड्स की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में केवल 10 है, लेकिन केरल में 375 किलोमीटर है. और जो हमारा नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत कितनी है? राष्ट्रीय औसत जो है वो 75 किलोमीटर है. ये 1996-97 का फिगर है. तो कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स, रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट. यस, ये पर्याप्त नहीं है जितनी हमारी जनसंख्या है. ओके, तो उसके हिसाब से ये काफी नहीं है. लोवेस्ट डेंसिटी इज बिलो 10. जो सबसे कम डेंसिटी, देखो जब आजाद भी हुए थे उसके 2-3 साल बाद का 1951 का फिगर है, उस समय रोड डेंसिटी 12 है. और आज के टाइम में अगर हम सबसे लोएस्ट डेंसिटी देखें तो लोएस्ट डेंसिटी हमारी 10 है. लोएस्ट डेंसिटी ऑफ बिलो 10 ये कहां है? ये जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में है. और ये वो सभी राज्य हैं जहां की जो टोपोग्राफी है, जो टेरेन है, वो ज्यादा परमिट नहीं करता कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. ओके, ये लोएस्ट डेंसिटी है इन राज्यों की. उसके बाद करते हैं उन राज्यों की बात जहां पर जो रोड डेंसिटी है 10 से 20 के बीच में है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में सड़क घनत्व 10 से 20 के बीच में है. नेक्स्ट हायर ग्रुप विद द डेंसिटी ऑफ 10 to 20 कवर्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा. उससे अगला जो ग्रुप है वहां पर रोड डेंसिटी 20 से 40 के बीच में है. नेक्स्ट हायर ग्रुप विद डेंसिटी बिटवीन 20 and 40 कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में सड़क घनत्व 20 से 40 के बीच में है. जो फाइनली हाईएस्ट डेंसिटी वाले हैं राज्य हमारे, वहां पर 40 एंड अबव आपको मिलेगी. फाइनली द ग्रुप विद डेंसिटी ऑफ 40 एंड अबव कंप्राइजेस द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा इन द नॉर्थ एंड केरल एंड तमिलनाडु इन द साउथ. यहां पर आपको रोड डेंसिटी 40 एंड अबव मिलेगी. ये कौन से स्टेट्स हैं? ये प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ. पंजाब हरियाणा में तो अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको सड़कों की हालत बहुत अच्छी भी मिलेगी. कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जब आप ट्रैवल करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है. बहुत कोसेंगे आप अपने आप को. 1 घंटे की दूरी जो एक्चुअली है वो घंटों में कवर होगी आपकी. लेकिन अगर आप पंजाब हरियाणा में ट्रैवल करें आपको फर्क पता चलेगा. नाइस गुड रोड्स और डेंसिटी और कनेक्टिविटी भी अच्छी है. प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. यस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है. इनएडिक्वेट रोड नेटवर्क है हमारा. अनमेटल्ड रोड्स मोर देन 50%, कच्ची सड़कें ज्यादा है, मतलब बारिश के मौसम में फिर ये यूज ही नहीं होती हैं. हाईली कंजेस्टेड रोडवेज इन सिटीज, बड़े शहरों में रहने वाले लोग वो कहते ही क्या है? वो कहते हैं ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक. नैरो एंड ओल्ड ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स, हमें और ज्यादा फ्लाईओवर्स की जरूरत है. हमें और ज्यादा, कम से कम 2 लेन्स की तो आवश्यकता है ही है. अगर 6 लेन्स नहीं है तो काफी सारा सुधार किया जा सकता है रोड नेटवर्क में. अब एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं. एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं. एग्जैक्टली एक्सप्रेसवे होते क्या हैं? ये भारतीय सड़क नेटवर्क में सड़कों की उच्चतम श्रेणी में आते हैं. हाईएस्ट कैटेगरी है ये, हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स इन द इंडियन रोड नेटवर्क. 6 या 8 लेन होते हैं. ये कंट्रोल्ड एक्सेस होती है इनकी. कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब होता है कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर वहां पर आपकी स्लिप रोड्स होती हैं और हर प्रकार का वाहन इन सड़कों पर नहीं जा सकता है. क्या आप साइकिल लेकर एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं? मे बी नॉट अलाउड. India has approximately 1324 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवेज. जितनी डेवलप्ड कोई कंट्री होगी वहां पर उतने ज्यादा एक्सप्रेसवे मिलेंगे. हमारे यहाँ तो ज्यादा नहीं है. तो ये लेंथ अगर आप देखें बहुत ज्यादा ये नहीं है.
National Highway Development Project aims to expand highway network and plans to add an additional 18,637 kilometer of expressway by the year 2022. इंपॉर्टेंट है ये. कौन देखता है एक्सप्रेसवेज को? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू एक्सपैंड. नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नीचे काम करती है. ये इंचार्ज है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज. हमारे यहाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज है उनके नाम बता रही हूँ आपको. अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये गुजरात में है, 95 किलोमीटर की दूरी तय करता है. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में है, 93 किलोमीटर. जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे राजस्थान में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे 28 किलोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर वेस्टर्न फ्रीवे मुंबई में है, 25 किलोमीटर. मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे 150 किलोमीटर. पठानकोट अजमेर यमुना एक्सप्रेसवे, इसका कुछ ही साल पहले उद्घाटन हुआ था आपका, और ये नोएडा को कनेक्ट कर रहा था आगरा से. फिर है हमारा हुंगुद हॉस्पेट एक्सप्रेस वे. तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज हैं भारत में. ये देखो एक्सप्रेसवे की एक पिक्चर भी यहां पर दी गई है. रेलवेज हमने बात कर ली विस्तार पूर्वक आपके रोडवेज के बारे में. अब हम चलते हैं रेलवेज पर. ओके, रेलवेज के बारे में हम बात करते हैं. तो ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ब्रिटिशर्स थे भारत में जिन्होंने पहली रेल चलाई, और जब उन्होंने रेल चलाई थी तो हमने बड़े ही उनको नाक सिकोड़ कर देखा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं. सभी लोग एक ही जाति के, एक ही डब्बे में अलग अलग जातियों के लोग ट्रैवल करेंगे, क्या उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? बहुत सारे सवाल आए थे हमारे दिमाग में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये अच्छा काम किया था. ये भारत की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री. देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल में है. ये कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें नहीं है. प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया. अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा दूरी तय करनी है, आपको सामान भेजना है, तो ये फ्रेट के लिए और फॉर अ लिटिल लॉन्गर डिस्टेंसेस प्रेफर किया जाता है. अगर आपने रेलवेज में ट्रैवल किया है, किसी रेल में ट्रैवल किया, आपको पता है ये कितनी सस्ती होती है, कितनी कंफर्टेबल होती है. आप लेट जाइए, आराम से बैठिए, अखबार वगैरह पढ़िए. ठीक है. It binds the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. थर्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड है हमारा आफ्टर यूएसए एंड चाइना. और काफी लंबी दूरी तय करते हैं हम. कंप्राइजेस 1,19,630 किलोमीटर्स ऑफ टोटल ट्रैक, 92,081 किलोमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक ओवर अ रूट ऑफ 66,687 किलोमीटर विद 7216 स्टेशंस एट द एंड ऑफ 2015-16. 2015-16 के आंकड़े हैं ये. ठीक है. देखो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाया, और क्यों करवाया था? क्या वो हमारा भला करना चाहते थे? नहीं, हमारा भला तो नहीं करना चाहते थे, परंतु उनको कॉटन को ट्रांसपोर्ट करना था कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया से पोर्ट्स तक, बंदरगाहों तक, ताकि उनको इंग्लैंड भेजा जा सके, क्योंकि वहां पर फिर शर्ट वगैरह बनती थी, कॉटन के कपड़े बनते थे जिनको दोबारा भारत में ही भेजा जाता था. तो इसलिए उन्होंने बेसिकली रेलवेज का भारत में शुरुआत की थी. द फर्स्ट ट्रेन, जो पहली ट्रेन थी हमारी, फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने. ये मुंबई से थाने चली 1853 में, और इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 34 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेन अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी को भारत में बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है. उन्होंने आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था. उन्होंने फिर उनके टाइम में पहला डाक टिकट आया, पहला टेलीग्राफ उनके टाइम में, और पहली रेलवे भी उनके टाइम में है. उन्हीं के टाइम में शिमला जो है हमारा समर कैपिटल भी बना था. तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पहली ट्रेन चली मुंबई टू थाने 1853 में, और डिस्टेंस ट्रैवल किया 34 किलोमीटर्स. ओके. इससे अगली ट्रेन भी चली थी. उसके बाद है रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. The Indian Railways have a network of 7,000 stations, 7,817 लोकोमोटिव हैं, 5,321 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं, 4,904 अदर कोचेज हैं, एंड 2,28,170 वैगन्स हैं. ये काफी पुराना फिगर है 2004 का. और जो इंडियन रेलवे है वो ढंग से सुचारू रूप से काम कर सके, इसलिए हमने उसको 17 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके. जो नॉर्दर्न जोन है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे, वहां पर आपका जो लैंड है
समतल है, आराम से रेलवे ट्रैक बिछाए जा सकते हैं। जो लैंड है ऊपर से वो सॉफ्ट है क्योंकि सारी एल्यूवियल मिट्टी है वहां पर। यहाँ पर जबरदस्त हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल बेल्ट है ये भारत की, इसलिए वो सभी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है जो नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है, जिसमें रेलवेज का डेवलपमेंट हो सके, रेलवेज का विकास हो सके। अब मैं आपसे बात करती हूँ कुछ बहुत लंबी दूरी तय करने वाली रेलवेज के बारे में, और भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करती है वो है विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस जो है 2012 से ये शुरू हुई है, और ये जो विवेक एक्सप्रेस है इसके नाम से आप समझ सकते हो कि स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती थी, उसको मनाने के लिए उस समय जो हमारी रेल मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये कहां से कहां जाती है, हम कह रहे हैं सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो ये डिब्रूगढ़ कहां है, असम में, वहां से जाती है कन्याकुमारी। लॉन्गेस्ट रूट ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क है ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, सबसे ज्यादा दूरी भी तय करेगी और सबसे ज्यादा समय भी लेगी। ये डिब्रूगढ़ जो कि असम में नॉर्थ ईस्ट में है, उसको कनेक्ट करती है कन्याकुमारी से तमिलनाडु में जो है, विच इज सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। डिस्टेंस कितना तय कर रही है, 4273 किलोमीटर फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन पर है हमारी हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस जो है ये एक वीकली ट्रेन है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु को ये कटरा इन जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट करती है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है ऑन द इंडियन रेलवेज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इससे ज्यादा केवल अभी जो मैंने आपको बताया विवेक एक्सप्रेस, केवल वो है 72 घंटों में, ओके 72 घंटों में द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3787 किलोमीटर। और स्पीड देखो, हमारे यहाँ स्पीड तो पैथेटिक है, 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, and traverses 12 of Indian states, halting at almost 73 stations। 72 घंटे लेगी, 73 स्टेशनों पे रुकेगी, 3787 की किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये, और स्पीड इसकी बहुत बुरी है। ओके, हमारे यहाँ तो जो राजधानी ट्रेन भी है ना, उनकी स्पीड 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर होती है टेस्टिंग टाइम में, लेकिन टेस्टिंग टाइम में एक अलग स्पीड होती है, और जब आप एक्चुअली पटरी पर उतरते हैं और ट्रेन चलती है तब एक अलग स्पीड होती है। तो हमारे यहाँ राजधानी की स्पीड भी वर्ल्ड लेवल पर अगर देखे जाए, उससे कंपेयर किया जाए तो काफी कम है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रेलवेज की जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर हैं और भारत में हैं। इंडियन रेलवेज एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे ये नैरो गेज पर चलती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, हिल और चारों तरफ इसके पहाड़ और सराउंडिंग विलेजेस हैं। इसको 1898 में बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में शिमला जो है वो गर्मियों की राजधानी बन गई थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि उनसे प्लेन्स में रहा नहीं जाता था, गर्मी बहुत हो जाती थी, तो वो शिमला चले जाते थे। ये शिमला द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज विद द रेस्ट ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम। तो जो कालका शिमला रेलवे था ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि शिमला जो है वो बाकी रेलवे सिस्टम से कनेक्ट किया जा सके। इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया गया बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 2007, और 2008 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर दर्ज हो गया। ओके, आगे चलते हैं। हम अगली रेलवेज के बारे में बात करते हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर हैं। वो है हमारी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ओके, ये जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हैं, इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इट पासेस थ्रू घूम, और ये जो घूम है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशंस इन द वर्ल्ड। ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर लोकेटेड है, 2258 मीटर की ऊंचाई पर ये लोकेटेड है। यह दुनिया की सबसे उच्चतम रेलवे स्टेशनों में से एक 2258 मीटर की ऊंचाई पर है, जो घूम से होकर गुजरती है। ये नैरो गेज में चलती है। जो रेलवे ट्रैक है केवल उनके 2 फीट का नैरो गेज है रेलवे, और ये चलती है बिटवीन न्यू जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। और इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, 1879 से 1881 में। 78 किलोमीटर लंबी दूरी ये तय करती है, और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी नीलगिरी रेलवे के बारे में। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नीलगिरी रेलवे जो है रेलवे इन तमिलनाडु है, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम की है, 1908 की। इनिशियली इसको मद्रास रेलवे ऑपरेट करता था, और ये अभी भी इनके स्टीम लोकोमोटिव्स हैं, भाप से चलने वाले इंजनों पर ये निर्भर करती है। 2005 में यूनेस्को एडेड द नीलगिरी माउंटेन रेल एज एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। द साइट हैज देन बिकम नोन एज माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये हमारा एक रेलवे स्टेशन है। ओके, ये एक रेलवे स्टेशन है और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर है। क्यों ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर है, हम वो सारा कुछ देखते हैं। देखो, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर क्या चला जाता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर वो सभी चीजें होंगी जो हमें लगता है कि सिग्निफिकेंट है, उनको बचाने की जरूरत है और वो दूसरी चीजों से भिन्न है, डिफरेंट है, उनको हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर कर देते हैं। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये 1887 में बना था और बनाया गया था टू कोमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और आगे जाकर इसका नाम, पहले तो इसको हम विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, फिर बाद में इसका नाम बदलकर हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 1996 में। अब इसका आउटस्टैंडिंग फीचर यह है कि इसमें बहुत सारा ग्लास वर्क है, कांच का काम है, और वो जो इसमें बहुत तरह के रंग बिरंगे कांच बहुत खूबसूरती से डिजाइनिंग पैटर्न में इस्तेमाल किए गए हैं। और जो आर्किटेक्चर है उसमें आप काफी सारा, उसमें पारंपरिक मुगल इमारतों से प्रभावित डिजाइन आप देख सकते हैं, उसमें आप विक्टोरियन, इटालियन और गोथिक, इस तरह के आप काफी सारे 4-5 तरह का जो आर्किटेक्चर है उसका अमेलगमेशन है ये। इसका जो आर्किटेक्ट था फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, with influences from Victorian, Italian and Gothic revival architecture and even traditional Mughal buildings। ये जो स्टेशन है इसको 10 साल लग गए पूरा होने में, the longest for any building of that era in मुंबई। उस जमाने में ये सबसे ज्यादा समय लेने वाली बिल्डिंग थी आपकी विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको आज के टाइम में हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब हम बात करते हैं जो हमारी इंडियन रेलवेज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 17 जोन्स में डिवाइडेड है। ओके, इंडियन रेलवेज इज डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इनटू मेनी रेलवे जोन्स। फर्स्ट देयर वर 9 जोन्स एंड दिस स्ट्रक्चर डिड नॉट चेंज फॉर 4 डेकेड्स। पहले केवल 9 जोन थे, उसके बाद 7 जोन हुए और 7 जोन होने के बाद फिर फाइनली ये आंकड़ा पहुंचा 16 पर। फिर 2010 में कोलकाता मेट्रो वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अ 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। उसके बाद हमारा कोंकण रेलवे भी आया। कोंकण रेलवे हैज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस of a zone of Indian Railway, but it is normally considered a zone for operational purposes। रेलवेज ये हमारे पहले 9 जोन थे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। उसके बाद हमारे आगे 7 जोन बने। ये जो 7 जोन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल। डीम्ड जोन्स में हमारे आते हैं कोलकाता मेट्रो और उसके बाद कोलकाता रेलवे। और कोलकाता मेट्रो को हमने जोनल स्टेटस दिया इन दिसंबर 2010। थोड़ा सा आपको बताऊंगी कोंकण रेलवे के बारे में भी और आपको भारतीय रेल पर कुछ फक्र महसूस होगा। ओके, वैसे काफी फक्र महसूस होना चाहिए। ये जो कोंकण रेलवे है ये टोटल 760 किलोमीटर की लंबी रेल रूट है। और जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपको अच्छे से पता है कि वो बहुत ही कंटिन्यूअस हैं। ओके, और केवल उनको इंपॉर्टेंट पासेस में से जो वहां पर है वहां से क्रॉस किया जा सकता है, जो हमारे वहां पर पासेस हैं। तो ये जो कोंकण रेलवे है ये कनेक्ट करती है रोहा को महाराष्ट्र, जो रोहा जो कि महाराष्ट्र में है, उसको मैंगलोर इन कर्नाटका से। और इसको हम एक इंजीनियरिंग मार्वल मानते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक बिछा है ये 146 रिवर्स को क्रॉस करके करीब 2000 ब्रिजेस बनाकर और 91 टनल्स बनाकर ये रेलवे ट्रैक बनाया गया है। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछा है तो 1 किलोमीटर उसमें से ऐसा है जो टनल्स के अंदर है। तो आप सोचकर देखो कि कितने सारे पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई गई होंगी, कितने सारे नदियों पर पुलों का निर्माण किया गया होगा, तब जाकर ये कोंकण रेलवे बनी है। इसीलिए हम इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार कह रहे हैं। ठीक है, और एशियाज लार्जेस्ट टनल विच इज नियरली 6.5 किलोमीटर ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट। 3 राज्य जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका आते हैं, दे आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग। मेट्रो रेल के बारे में बात करती हूं मैं। फर्स्ट ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज द कोलकाता मेट्रो। भारत में सबसे पहले चला आपका कोलकाता मेट्रो और इसने ऑपरेशंस कब स्टार्ट किया? ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1984 में। दिल्ली मेट्रो इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया। आप में से जितने भी लोग दिल्ली में हैं और उनको अच्छे से पता होगा कि दिल्ली मेट्रो बनने के बाद कितना जबरदस्त चेंज आया है। ओके,
Overall, after the Kolkata Metro and Chennai Mass Rapid Transit System, Chennai MRTS beginning operations in 2002. दिल्ली मेट्रो के पीछे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है ई श्रीधरन. इनफैक्ट जो कोंकण रेलवेज के भी पीछे थे वो ई श्रीधरन ही थे, और उन्होंने ई श्रीधरन ने जो कोंकण रेलवेज उसको इतना जबरदस्त और अच्छा एग्जीक्यूट किया. तभी तो मैंने कहा आपको कि आपको फक्र महसूस होगा कि चलो हम बहुत बुराई करते हैं अपनी इंडियन रेलवेज की, ओ कितनी स्लो चल रही है, टाइम पर नहीं आती है, टाइम पर पहुंचाती नहीं है, ये वो, लेकिन थोड़ा फक्र भी महसूस करो क्योंकि कोंकण रेलवे एक्चुअली इंजीनियरिंग मार्वल है. ओके फिर ई श्रीधरन आए, उन्होंने दिल्ली मेट्रो को भी आपका जबरदस्त शेप दिया. रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम विच स्टार्टेड ऑपरेशंस इन नवंबर 2013 इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड मेट्रो. आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिल्ली मेट्रो जो है वो गुड़गांव को, फरीदाबाद को, नोएडा को, इन सभी जगहों को कनेक्ट करती है दिल्ली से, जिससे काफी लोगों को सहूलियत मिली. Railways, Mumbai Mono Rail, which opened on 7th February 2014, is India's first monorail since the closing of Patiala State Monorail Transways in 1927. रेलवेज. अब मैं बात करती हूँ कि रेल की पटरियों के बारे में. काफी बातें हो गई रेल के बारे में. अब रेल की पटरियां, अब दो पटरियों के बीच में कितनी गैप होने वाली है इसके आधार पर हमने उनको डिवाइड किया है. ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवेज 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज. जो ब्रॉड गेज है उनमें डिस्टेंस जो है 1.676 मीटर्स है. टोटल लेंथ जो भारत में है ये 1,08,500 किलोमीटर है. 94% ऑफ एंटायर ट्रैक लेंथ ऑफ ऑल गेजेस एज ऑन 31 मार्च 2016. जो मीटर गेज है उसमें जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच में जो दूरी होती है वो एग्जैक्टली 1 मीटर है. टोटल लेंथ 5,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक लेंथ. 4% ऑफ एंटायर ट्रैक लेंथ ऑफ ऑल गेजेस एज ऑफ 31 मार्च 2016. फिर है हमारा ये ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज. नैरो गेज जो है उसमें जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द रेल्स 0.762 मीटर और 0.610 मीटर. हमारी कोशिश होती है नैरो को मीटर में और मीटर को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए. टोटल लेंथ केवल इसका 1500 किलोमीटर की रूट ही है. 2% ऑफ एंटायर रूट. ठीक है, जनरली हिली एरियाज में मिलता है क्योंकि वहां पर बहुत चौड़े ट्रैक नहीं बनाए जा सकते, तो हमें थोड़े कम चौड़े बनाने पड़ते हैं, तो वहां पर मिलेगा आपको नैरो गेज. रेलवेज, रेल परिवहन के बारे में. रेल परिवहन को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. हाई रेलवे नेटवर्क रीजन, वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. लो रेलवे नेटवर्क रीजन आपको कहाँ मिलेगा. हिली एरियाज में, पेनिनसुलर रीजन के हिमालयन माउंटेन्स में जहां हाई रिलीफ है, पॉपुलेशन कम है. साथ ही सैंडी स्वैम्प ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वहां पर आपको रेल डेंसिटी कम मिलेगी. चैलेंजेस क्या क्या है. चैलेंजेस तो बहुत है, बहुत ही चैलेंजेस हैं. हम सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी करते हैं, रेलवे से हम काफी सारी चीजों की चोरी कर लेते हैं, पंखे वंखे इस तरह की चीजें, नुकसान पहुंचाते हैं रेलवे प्रॉपर्टी को. ये तो आपने टीवी में बहुत देखा होगा. अगर किसी को भी किसी प्रकार का अपना विद्रोह जताना है, प्रदर्शन करना है, लोग रेल की पटरियों का इस्तेमाल करते हैं, रेल की पटरियों को उखाड़ देते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं. रेल दुर्घटनाएं भी काफी ज्यादा हैं. ओल्ड ट्रैक्स हैं, पुअर स्टेट ऑफ रोलिंग स्टॉक है, बहुत से लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं. यस, ट्रैवलिंग टिकट लेस. ओके, रेलवेज पर हमला कर देना जब भी आप विरोध जताना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया रेल की पटरियों का इस्तेमाल करते हैं. मॉडर्न मैनेजमेंट हमारे यहाँ नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है. हमें बहुत सारे ओल्ड इंजन रिप्लेस करने की जरूरत है, बहुत सारे ब्रिजेस ठीक करवाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की हमें आवश्यकता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रेलवेज फेस कर रहा है. इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट एयरवेज एंड वाटरवेज. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.